सिर्फ अगर आपका खेत की लेवलिंग ऐसी है कि पानी हल्का टिल्ट है जी, तो पानी बह के निकल जाएगा, ओके तो आप इसको कुछ भी मत डालो। ओके, यानी कि फार्मिंग सक्सेस हो गई सिर्फ इसी एक चीज़ को ध्यान आप पानी निकाल दोगे तो आपकी फार्मिंग सक्सेस। ये ध्यान रखना, जब मेन जो वेन है ये नहीं कट हो। अब इसको साइड की जो वेन है, अब इसको आपने कट कर लिया। ओके, तो ये की वेन थी अलग हो गई। इसको कोई अलग से स्पेसिफिक जमीन आप बताएंगे कि ये ऐसे भी चलता है, ऐसा नहीं है। इसको रेत में लगाएं, पत्थर में लगाएं, पहाड़ी पे लगाएं, मिट्टी में लगाएं, कहीं भी लगाएं, सब जगह चल जाता है। किसान भाइयों, ये है ड्रैगन फ्रूट, ये है ड्रैगन फ्रूट का ढेर और ये है ड्रैगन फ्रूट का खेत। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फार्मिंग है जिसकी खेती करके आप लगभग प्रति एकड़ 5 से 7 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी फार्मिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, आप उन प्रॉब्लम से कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। सर, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है और मेरा फार्म का नाम है मेवाड़ एक्सोटिक फ्रूट फार्म जी, और जो राजसमंद जिले के अंदर गोड़ज गांव के अंदर है। सर, अब जैसे आपका जो बैकग्राउंड है, एक तो हम आपकी एजुकेशन और आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सर, मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने अपना बीए किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री किया है होटल मैनेजमेंट के अंदर और मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग के अंदर। और जहाँ तक जॉब का सवाल है, कैरियर वाइज से मैंने अपना स्टार्टअप किया था कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जी। उसके बाद मैंने हैदराबाद से यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने 13 साल जॉब किया। उसके बाद लगभग 6-7 साल मैं होटल इंडस्ट्री में रहा। उसके बाद फिर मैंने 2018 से मैंने जो है फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर स्टार्टअप किया। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग ग्रीन हाउस से की थी। उसके बाद फिर मैंने ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग स्टार्ट की। तो सर, जैसे कि अभी हम जैसे आपने एजुकेशन के बारे में बताया, तो सबका यही माइंड होता है कि भाई हम एजुकेशन लेंगे, अच्छी ग्रेजुएशन हुई, हम जॉब करेंगे, जैसे ही जॉब हुई हमारी लाइफ सिक्योर हो गई। लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती है। फिर आप जॉब छोड़ के इतनी एजुकेशन करके फिर फार्मिंग में क्यों आए, वो भी हम थोड़ा सा जानना चाहिए। तो जैसे आपको पता है, मैंने जॉब किया तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग 21-22 साल मैंने जॉब कर ली जी। उसके क्या था कि जब आपने कहा कि इसमें क्यों एग्रीकल्चर क्यों आया, खेती में क्यों आए, तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बूम के ऊपर है जी। काफ़ी लोग इसमें भी नए नए और आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो कभी ख़त्म नहीं होगी जी। प्लस जब आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके पास सेल्स का टारगेट है, प्रेशर का बहुत टारगेट है, तो नौकरी आपकी ऐसी रहती है बिल्कुल आपकी फैमिली टाइम आपके लिए टाइम आप नहीं निकाल पाते हैं। सोशल लाइफ आपकी ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को कर लिया, 20-25 जॉब कर ली, टारगेट पूरे हो गए। अब ये था कि कुछ नया करना है, तो नया करने के लिए जब पता चला कि जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वो एक बूम पर है, वो नया सेक्टर डेवलप काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो वो सोच के ही मैं भी इसमें आया। पर इसमें अभी था कि मुझे ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं करनी थी, कुछ हटके करना था जो लीग से कि हाँ जो दूसरे लोग के पास नहीं है या जिसका स्टार्टअप हो रहा है। तो वो स्टार्ट करने के लिए फिर मैंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में सोचा, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, कुछ विजिट्स भी की दूसरे फार्म्स के ऊपर, बाहर भी जाके विजिट किया, फार्म देखे और लगा क्या ये ऐसी फार्मिंग है जो हम यहाँ कर सकते हैं, जिसका मार्केट अभी काफ़ी ग्रोथ के अंदर है। प्लस इसमें अर्निंग है आपकी, अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे तो आपकी एक अच्छी आपको अर्निंग आप कर सकते हैं। प्लस जो अर्निंग आप जॉब में कर रहे थे उससे ज़्यादा अर्निंग आप एग्रीकल्चर में आप ले सकते हैं। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग स्टार्ट की, एक तो आपने कौन से ईयर में इसकी फार्मिंग स्टार्ट की और ये वेराइटी कौन सी लगी हुई है? सर, मैंने जब काफ़ी रिसर्च किया कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, किसका मार्केट ज़्यादा अच्छा है, तो ये पता चला कि जो ड्रैगन फ्रूट मीठा है जी, जिसमें जितनी ज़्यादा स्वीटनेस होगी उसकी सेलिंग उतनी ईजी है, उसके मार्केट में उतनी अच्छी है, आपको उतनी अच्छी प्राइस मिलेगी। तो जैसे इसमें 3 तरह की वैरायटी खास आती है। होती है जैसे पिंक बाहर कवर होता है, शेल होता है, अंदर वाइट पल्प होता है, एक बाहर येलो होता है, अंदर वाइट होता है, एक बाहर भी पिंक होता है, अंदर भी पिंक होता है। ओके, मैंने जो बाहर भी पिंक है अंदर भी पिंक है वो वाली वैरायटी लगाई है, जिसको मोरक्कन रेड वैरायटी है। ये बहुत पुरानी वैरायटीज़ में से है ड्रैगन फ्रूट के अंदर। आज के टाइम में तो लगभग 156 वैरायटी की ड्रैगन फ्रूट है वर्ल्ड वाइड। ये मोरक्कन है, तो ये काफ़ी पुरानी वैरायटीज़ में से। प्लस इसकी जो मिठास है वो
जितने ड्रैगन फ्रूट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, उसमें काफ़ी अच्छी मिठास वाली जो फ्रूट्स वैरायटी ये काउंट होती है। ओके। तो ये लेके मैंने इसको स्टार्ट किया था जी। और अब जैसे आपने फार्मिंग स्टार्ट की तो टोटल कितने एरिया में आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं? स्टार्टिंग आपने कितने एरिया से की थी? सर अभी प्रेजेंटली मेरे पास 4.5 बीघा में मैं फ्रूट की फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरे लैंड भी हैं जहाँ पे हम अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, जो आगे हम नेक्स्ट ईयर तक उसको एक्सपेंड करेंगे। अभी 4.5 बीघा में हम ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं। इसके साथ में ड्रैगन फ्रूट के साथ में अनार भी है हमारे पास में, अमरूद भी है, कुछ मैंगो भी है। अभी हमने एप्पल भी प्लांट उसके अंदर किया है, थाई लेमन हमारे पास में है। तो ये 4-5 तरह की वैरायटी हम अपनी फार्मिंग इसमें कर रहे हैं। ओके। तो आपने स्टार्टिंग में ड्रैगन फ्रूट के कितने प्लांट्स लगाए थे और अभी आपके पास कितने प्लांट हैं? सो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास 2,500 प्लांट थे जी। तो और धीरे धीरे कैजुअली मैंने 3-4 साल के अंदर अभी मेरे पास लगभग 6,000 प्लस ड्रैगन फ्रूट के फार्म प्लांट्स अभी मेरे पास है। ओके। तो अब हम बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में। तो एक तो इसे किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है और मिट्टी कैसी चाहिए होगी इसकी फार्मिंग के बारे में? सर ड्रैगन फ्रूट का फार्म जो प्लांट देखेंगे आप, ये कैक्टस वैरायटी का प्लांट बेसिकली है, जैसे हम डीडे भी कह सकते हैं अपने जो लगाते हैं राजस्थान की भाषा के अंदर, उसी की फैमिली से है। लेकिन ये क्या इसमें फ्रूट लगता है, उसमें फ्रूट नहीं लगता है, राइट। ये ऐसा प्लांट है कैक्टस है, तो ये किसी भी ज़मीन पर चल जाता है जी। इसको कोई अलग से स्पेसिफिक ज़मीन आप बताएंगे कि ये ऐसे भी चलता है, ऐसा नहीं है जी। इसको रेत में लगाएं, पत्थर में लगाएं, पहाड़ी पे लगाएं, मिट्टी में लगाएं, कहीं भी लगाएं, सब जगह चल जाता है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ कहीं थोड़ा ज़्यादा पथरी ज़्यादा है, मिट्टी कम है तो ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी। ओके। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मिट्टी में आराम से चल जाता है, ये कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आती है। तो आप जहाँ चाहे कर सकते हैं इसको। जिस जगह पे पानी कम है जी, जिस ज़मीन पे, जिस आस पास एरिया के अंदर, वहाँ सबसे ज़्यादा बेटर ये फार्मिंग करनी चाहिए। बिकॉज कम पानी में दूसरी को आप कुछ भी सब्जी ऐसे नहीं कर सकते हैं, कोई फार्मिंग दूसरी आप कर नहीं सकते। तो ड्रैगन फ्रूट में पानी बहुत ज़्यादा कम चाहिए होता है, वहाँ पे उस लैंड को आप यूज़ कर सकते हैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करके। ओके। तो अब बात आती है इसके लिए टेम्परेचर की। एक तो ये मिनिमम कितना टेम्परेचर इसके लिए सहन कर सकता है और मैक्सिमम लगभग कितना टेम्परेचर पे इसकी हम फार्मिंग कर सकते हैं? सर टेम्परेचर देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर जो अगर आप 5 से 6 डिग्री तक जो होता है सर्दी में, उतना ही बर्दाश्त कर लेता है। ओके। और हाईएस्ट हो जाएगा गर्मी के हिसाब से तो ये 35-36 डिग्री तक बर्दाश्त कर लेता है। ओके। जब उसके ऊपर जब जाता है टेम्परेचर तो फिर इस पर सनबर्न हो जाता है। तो इसकी स्किन देखेंगे तो थोड़ी जो ग्रीन है वो थोड़ी हल्की हल्की येलो फिर ब्राउन होने हो जाती है, तो वहाँ सनबर्न हो जाता है। तो इसको फिर आपको सनबर्न से आपको बचाना पड़ता है। ओके। उसके या तो आप ग्रीन नेट लगा दें ऊपर पूरे के ऊपर ताकि इसको छाया मिल जाए, क्योंकि ये कैक्टस है तो कैक्टस में क्या होता है कि आपको इसको धूप भी चाहिए और छाया भी चाहिए। ओके। सिर्फ छाया रहेगी तो ग्रोथ नहीं होती है जी, पूरा धूप मिलेगा तो ये जल जाता है। तो ऐसे ही लगाएं, ग्रीन नेट लगा दें ताकि इसको धूप भी थोड़ी मिलती रहे, थोड़ी छाया मिल जाए। तो आप गर्मी में उसको वैसे बचा सकते हैं। सर्दी के अंदर भी आप नेट लगा दीजिए तो जो पाला पड़ता है, जो ओस गिरती है रात को, तो डायरेक्ट ओस इस पर न गिर के नेट के ऊपर आ जाती है, तो इसको नुकसान कम होता है। ओके। दूसरा तरीका जो होता है कि जो करते हैं हम जनरली, उसे कहते हैं कैलोन स्प्रे, केवल जैसे कहते हैं चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, उसका जो पाउडर होता है उसको हम पानी मिक्स करके उसका स्प्रे इन पे कर देते हैं। वो एक पूरी क्या लेयर कर देता है इसके वाइट कलर की। ओके। साथ वो हम करते हैं जनरली गर्मी के अंदर। ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गया है, हमने इसको स्प्रे किया तो इस प्लांट के ऊपर वो 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है जी। तो इसको तो 34-35 डिग्री ही सहन करना पड़ रहा है जी। 40 जो हम 40 कर रहे हैं वो जो 35 डिग्री कर रहा है। प्लस वो लेयर होने से क्या होता है, जो सन की जो रेज इस पे आती है, जो किरणें आती है जो उसको जला देती है, वो लेयर को होने से इस पे स्किन पे फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो ये जलता नहीं है। यानी कि जो सन की जो डायरेक्ट लाइट आती है वो इस पे नहीं आएगी। एक तो स्प्रे से टेम्परेचर कम हो गया, दूसरा रेज डायरेक्ट नहीं आएगी तो प्लांट जलेगा नहीं, और वो मिट्टी ऐसी होती है जैसे इस पर पानी आता है वो मिट्टी बह जाती है। तो बारिश शुरू होगी, बारिश के अंदर जबकि फ्लावरिंग शुरू होती है तो मिट्टी से पूरा पौधा धुल जाता है, वो भी अपने ग्रीननेस में आ जाता है, वो आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ओके। तो अब सर जैसे बात आती है कि आपने जब इसके प्लांट्स खेत में लगाए तो फील्ड की प्रिपरेशन कैसे की और जो पोल आपने लगाए वो किस तरीके से खेत में लगाए उसके बारे में भी? सर जब हमने सोचा कि हम ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करेंगे तो हमने फर्स्ट चीज़ पहले थी कि हमको इस आरसीसी के पोल हमें लेने थे, क्योंकि सिर्फ आरसीसी के पोल पे ही लग सकता है। क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 35-40 साल के आसपास होती है। तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो आपको इतने साल चल सके, चाहे लकड़ी का ले लीजिए चाहे लोहे का पाइप ले लीजिए, वो कुछ टाइम पर ख़राब हो जाता है। तो आरसीसी के जो सीमेंट के पोल आते हैं वो इस पर चलते हैं। तो वो पोल हमने ऑर्डर किए शुरू में, हमने इनिशियल शुरू किया 400 पोल के साथ में। जब तक पोल हमारे पास आए तब तक हमने क्या पूरे खेत को ट्रैक्टर से अच्छे से इसको हकाई कर दी, पूरी मिट्टी को हमने बिल्कुल बारीक बारीक उसमें कर, ताकि कोई बड़ा उसमें वो पीस नहीं रहे, और फिर सॉफ्ट हो गया। उसके आने के बाद में फिर हमने मार्किंग करके इस लाइन से लाइन हमने 8-8 फीट की लाइन का मार्किंग की, और हर मार्किंग में 6 फीट के डिस्टेंस पे एक पोल को लगा दिया। तो एक से एक दूसरा पोल 6 फीट के डिस्टेंस पर है, एक से एक लाइन जो है वो 8 फीट डिस्टेंस के ऊपर है। इस तरह हमने पहले पोल लगा दिए। ठीक है। उसके बाद हमने प्लांट के ऑर्डर दिए, हमारे प्लांट्स हमारे पास 22,000 प्लांट्स हमारे पास है, तो एक पोल पे हमने 4 प्लांट्स इस पे लगा दिए। ये हमने लगाए थे जुलाई महीने के अंदर 2019 के अंदर। ओके।
तो अब सर जैसे आपने बताया कि आपने जुलाई के महीने में लगाए, तो अगर नॉर्मली अगर कोई फार्मिंग करना चाहे तो इसका प्लांटिंग सीजन कौन सा रहेगा? सर इसका प्लांटिंग जो है आप फरवरी से लेके सितंबर तक आप कर सकते हैं। ओके। आप इस टाइम कभी भी कर सकते हैं। जब सिर्फ जो सर्दी जब ज़्यादा पड़ती है, खासकर नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर, उस वक्त इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लांट छोटे होते हैं, मैच्योर नहीं है, तो एकदम से इतना ठंडा टेम्परेचर जो वो सहन नहीं कर पाएगा। तो आप फरवरी महीना जैसे गर्मी शुरू होती है तब लगाएं, सितंबर तक आप कभी भी लगा सकते हो। ओके। जैसे अब हमने अपने प्लांट्स लगा दिए, प्लांट्स हमारे लग चुके हैं, उसके बाद मेन चीज़ आती है कि वाटर रिक्वायरमेंट की। इससे एक तो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होगी और कितने टाइम में चाहिए होगी? जैसे सर्दी में बात करें, सर्दी में हमें एक पानी कितना देना होगा, कितने टाइम में देना होगा, गर्मी में भी कितना देना होगा, कितने टाइम में देना होगा? सर देखिए, कैक्टस वैरायटी है जी, तो पानी को कम चाहिए जी, जनरली ये चीज़ होती है। ड्रैगन फ्रूट में वैसे भी देखेंगे तो पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है जी। अगर हम बात करें सर्दी के पहले, तो अभी बारिश में जितना पानी आ रहा है तो ये प्लांट पूरा पानी अपने अंदर सोख लेता है। ओके। और सर्दी में इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम पड़ती है। मतलब ये मान लीजिए कि 15 से दिन या 20 दिन के बीच में उसको पानी देते हैं। ओके। वो भी इसको आप लिमिटेड पानी देते हैं, 1 लीटर के आसपास एक पोल में हम पानी देते हैं सर्दी के अंदर। 15-20 दिन के जब पाला पड़ रहा होता है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, उस वक्त उसको पानी बिल्कुल हम नहीं देते हैं जी, क्योंकि नमी ऑलरेडी मेंटेन होती है सर्दी की वजह से जमीन, तो इसको नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। ओके। तो वो मेंटेन रहते हैं, हम इसको पानी नहीं देते हैं। तो अभी हम इसको जब पानी देंगे, अब शुरू करेंगे पानी देना इसको जनरली हम जनवरी एंड से के आसपास, ठीक है। अब जब गर्मी शुरू होती है तो गर्मी के अंदर क्या होता है कि अब जब तेज़ गर्मी आ रही है तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता है गर्मी से, तो ज़्यादा इंटेक नहीं करता है, ज़्यादा खाने की इसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो उस वक्त इसको पानी देते हैं 10 दिन में एक बार। ओके। गर्मी में हम 2 लीटर पानी एक पोल पे देते हैं 10 दिन में एक बार, ताकि ज़्यादा पानी होगा तो ये पानी ज़्यादा लेगा, तो उसमें फंगस आ जाती है। तो उसको रोकने के लिए लिमिटेड पानी दीजिए गर्मी के अंदर, और तो ये मरेगा नहीं। इसके अंदर जो इसने सोख रखा पानी, ये उसी से ही अपने आप को इनटेक करता रहेगा और ये चलता रहेगा। अब पानी नहीं भी देंगे तो ही मरेगा नहीं है, नहीं मरेगा नहीं जी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। जैसे कि पहली बारिश की बूंद आएगी ये वापस जिंदा हो जाएगा। ओके। अब सर एक चीज़ आप और बताइए, जैसे अभी आप हम थोड़ा सा पौधे के पास चल के ये जानना चाहेंगे कि तो आपने पोल को ज़मीन में कैसे लगाया है और पौधे को कैसे लगाया है? जैसे पोल, जैसे अभी आपने बताया कि लगभग ये 30 से 35 साल चलेगा, तो हमने सिर्फ आपने इसको मिट्टी में लगाया है या फिर इसके आसपास सीमेंट वगैरह डाली, वो भी आप थोड़ा सा बैठ के दिखाइए। अब देखिए, जैसे अब हम दिखाएं, ये दिखाता हूँ, तो दिख रहा है आपको, जैसे ये पोल है, इस पोल की जो हाइट है 7 फीट हाइट है। ओके। ओके। अब हमने इसमें गड्ढा किया है जी, गड्ढा करके इस पोल को 2 फीट अंदर डाल दिया है। ओके। और बाकी इसको मिट्टी से भर दिया, इसमें कोई सीमेंट नहीं डालते हैं जी, इसको सिर्फ मिट्टी से ही टाइट करना है। ओके। ये टाइट करने के बाद में जैसे आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ हमने एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, हमने एक पोल ये प्लांट जो है प्लांट कर दिए थे। ओके। अब जैसे ये ग्रोथ करता है, इसमें नई नई शूट्स निकलती है जी, इसमें ये निकली हुई जैसे आगे जाती रहेगी, ऊपर जाती रहती है जी, ये शूट्स। हमें जनरली हम 1-2 शूट जो होती है इसमें से वो ऊपर लेके जाते हैं। ओके। उसके ज़्यादा होती है तो हम काट देते हैं, वो हम नर्सरी में यूज़ कर लेते हैं। ओके। जैसे ऊपर जाकर वैसे आपको इसको धागे से सपोर्ट देना पड़ता है जी, ताकि इसके चिपका रहे। फिर इसमें से जड़ें भी निकलती है, जी, वो जड़ें यहाँ पे पकड़ लेती है, जैसे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये जड़ें लगी हुई है। इसका 2 काम है, एक तो ये प्लांट को सपोर्ट देती है इससे चिपके होने के लिए, ओके। दूसरा जो हवा में जो आपके पास नमी है जी, ये उसको कैच करती है और प्लांट को डायरेक्टली इसको सप्लाई करती है, ताकि प्लांट की ग्रोथ डबल उस पर तेज से होती है इसके। तो सर जैसे ये चीज़ आपने बताई, अब बात आती है कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की। एक आप इसे कौन कौन से फर्टिलाइज़र देते हैं और कितने टाइम में देने होंगे और कितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी? सर जनरली हम लोग जो है इसको साल में 3 बार तो मेन देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं। ओके। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट हम कहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट जब हम शुरू करते हैं तो सबसे शुरू करते हैं हम जुलाई मंथ के अंदर, पहले जैसे जून में हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। जून में हम इसको बारिश शुरू होती है, उसके पहले हम पूरे में वो वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट के साथ में क्या है, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिक्स करते हैं जी, प्लस नीम की खली मिक्स करते हैं। जी, ये नीम खली फर्टिलाइजर भी है, प्लस वो कीड़ों को ज़मीन में जो होता है या फंगस की बीमारी उसको रोक देती है ज़मीन के अंदर ही। तो ये तीनों को हम अच्छे से मिक्स करके पर पोल जो है 4 से 5 kg एक ही पोल के ऊपर हम इसको डाल देते हैं। ठीक है। तो उसका जब पूरा जो सीजन हमें शुरू होता है फ्रूटिंग वाला, ये इसमें काम आ जाता है। ओके। इसके अलावा साथ में हम लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर देते हैं, जी, कुछ स्प्रे करते हैं, कुछ ज़मीन में देते हैं। ओके। लिक्विड फर्टिलाइजर में मेन जो हमारा है वो है वेस्ट डिकम्पोजर। तो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में हम दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो मिक्स करके इसमें स्प्रे करते हैं ज़मीन के अंदर। इसको ड्रेंचिंग भी करते हैं और स्प्रे भी करते हैं, ताकि जो रूट्स हैं वो रूट्स इसमें वर्मी कंपोस्ट में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हेल्प करे एब्जॉर्ब करने के अंदर, प्लांट पे जाने के अंदर। प्लस जो बैक्टीरियाज हैं मल्टीप्लाई होते रहे,
जमीन जितने बैक्टीरिया होंगे उतने आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, तो आपकी फ्रूटिंग अच्छी होती है, तो वो आएंगे। इसके अलावा उसके हम ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे में जैसे मेन जो हमारा है वो है ट्राइकोडर्मा, जो फंगस है इसको रोकता है, किसी दूसरी बीमारी से रोकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए हम इसको जो है इसको फॉस्फेट का स्प्रे करते हैं, जिंक का स्प्रे करते हैं, पोटाश का स्प्रे करते हैं, ताकि कलरिंग अच्छी है फ्रूट की, मिठास अच्छी है, वो नई नई फ्लावरिंग ज़्यादा आती रहे। ये हमारा मेन इसमें रहता है। उसके अलावा जो मीठा होता है तो चींटे का भी आती है इसके ऊपर। चींटे को रोकने के लिए हम नीम का हमारा एक सोल्यूशन बना हुआ है, वो हम स्प्रे करते हैं ताकि इस पर चींटे रुक सके। जो भी है वो सब ऑर्गेनिक है, हम कोई केमिकल प्रोडक्ट यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। 100% ऑर्गेनिक फार्म ये है। तो अभी जैसे आपने बताया कि चींटियों के लिए आप एक इसके ऊपर ये करते हैं, तो वो आप खुद तैयार करते हैं या फिर वो मार्केट से आप? नहीं, हम खुद तैयार करते हैं। तो उसका क्या कैसे क्या? जैसे उसमें 2 चीज़ करते हैं। जैसे होता है नींबूली आती है, नीम के जो बीज आते हैं, हम जब भी सीजन में होता है जितनी हम इकट्ठी कर लेते हैं, 10, 15, 20, 25 किलो इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद नीम की खली होती है पाउडर फॉर्म के अंदर सूखी, वो हम यूज़ कर लेते हैं। प्लस नीम के पत्ते जो फ्रेश होते हैं, हमने एक 100 लीटर के ड्रम के अंदर मान लीजिए वेस्ट डिकम्पोजर भर दिया, आधा लीटर 50 लीटर के आसपास, वो पे सब डाल देते हैं उसके अंदर ये, और उसको हम पता देकर छोड़ देते हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर होता है क्या, जितना भी उसके अंदर जो भी उसके वैल्यू है वो सब उसको बाहर निकाल देता है, और फिर उसको हम छान लेते हैं, और छान के उसको हम 50 लीटर के ड्रम में भर देते हैं। वो हमारा जो ड्रम है पूरा 6 महीने चलता है। तो हम हर जो इसमें 15 दिन के अंदर 1 लीटर वो सोल्यूशन लेके उसको वेस्ट डिकम्पोजर में मिक्स करके बाकी पानी मिला के उसको स्प्रे करते हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर के काफ़ी मल्टीपल फ़ायदे हैं। प्लस नीम से होता है जो कीड़े वगैरह हैं वो दूर जाते हैं। तो वो स्प्रे हम एवरी 15 दिन में चलता है, तो वो 6 महीने में ये चलता है। अभी हम 6 महीने फिर नया बना लेते हैं और उसको स्प्रे यूज़ करते हैं। तो अब सर उसके बाद जैसे एक चीज़ और आती है कि इसके ऊपर आपको कौन सी ऐसी डिजीज़ या इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। तो देखिए जनरली इसमें वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आती है। सबसे मेन बीमारी इसमें आती है वो आती है फंगस की। अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा इसके रूट्स के आसपास तो उसमें फंगस आ जाएगी। ठीक है। अगर पानी आया, कितना भी पानी आ गया, लेकिन बह के निकल गया आगे, तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। ये पहली चीज़ होगी। अब तो जब भी कोई किसान उसको प्लांट करे, कोशिश ये करे कि उसकी प्लांट के आसपास जो है 3 से 4 फीट के आसपास इसकी पानी इकट्ठा नहीं हो, वाटर लॉगिंग नहीं हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बीमारी जो बताया, जैसे सर गर्मी के अंदर इसमें तेज़ गर्मी में जल जाता है, सनबर्न होता है, तो आप कैलोरीन स्प्रे कर दीजिए, तब उससे बच जाओगे। सर्दी में जब पाला पड़ने आती है या सर्दी होती है तो इस पर फंगस का टेस्ट ज़्यादा होता है, तो आप रेगुलर आप स्प्रे कर रहे हैं फंगिसाइड का, तो आपका इफेक्ट कम हो जाता है। प्लस आप थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर सकते हैं सर्दी के अंदर, अब वो कर लीजिए। वो भी अगर नहीं कर सकते कोई, तो मेरा सजेशन है कि आप शाम को थोड़ा धुआं कर दें, कुछ वक्त कच्चा जला के। धुआं से क्या होता है कि जो पूरा धुआं सर्दी में ज़्यादा ऊपर जाता है, ये तो एक लेयर बन जाएगी 8-10 फीट के ऊपर पूरे खेत के ऊपर। तो रात को जब ओस गिरती है तो वो ओस उस धुआं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपके प्लांट्स के ऊपर जो है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। यानी ये चीज़ें हो गई, लेकिन एक मेन किसानों को बात ये ध्यान रखनी होगी कि जब भी फील्ड की प्रिपरेशन करें तो वो लेवलिंग सही से करें, ताकि मतलब पानी, बारिश का पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ आप ड्रैगन फ्रूट में कुछ भी अगर नहीं करते हैं ना, सिर्फ अगर आपका खेत की लेवलिंग ऐसी है कि पानी हल्का टिल्ट है तो पानी बह के निकल जाएगा, तो आप इसमें कुछ भी मत डालो। यानी कि फार्मिंग सक्सेस हो गई सिर्फ इसी एक चीज़ को ध्यान। आप पानी निकाल दोगे तो आपकी फार्मिंग सक्सेस है। आप खाद मत डालोगे तो भी आपको फ्रूटिंग देगा ये। होगा फ्रूट की साइज थोड़ी छोटी हो जाए, लेकिन बिना खाद के भी आपको फ्रूटिंग देगा ये। यानी कि इसकी मेन चीज़ यही है कि खेत में बारिश का पानी रुकना नहीं चाहिए। बस बारिश का पानी या पानी पिला भी रहे तो भी रुकना नहीं चाहिए। यानी पानी अंदर नहीं रहना चाहिए खेत में, सारा पानी जितना इतना पानी हो कि प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। बस उसको 2 लीटर पानी चाहिए, 2 लीटर पानी दे दिया, आपने पी लिया उसने, बस सफिशिएंट है। अब उसको 5 पिलाओगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वो, पर बीमार हो जाएगा। ये इसमें चीज़ है। ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे बात आती है, हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो इसको आपको फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन कितने टाइम में मिला? जैसे आप आज हमने इसके प्लांट्स लाए, तो कितने टाइम बाद हमें प्रोडक्शन मिल जाता है, और फर्स्ट टाइम में प्रोडक्शन पर प्लांट लगभग 1 पोल से कितना मिलता है? जनरली अगर आपने मैच्योर कटिंग से अगर आपने प्लांटेशन किया है, मैच्योर का मतलब ये होता है जो ऐसा फार्म 3 से 4 साल हो चुका है, अगर आपने वहाँ से नर्सरी ली है तो वो मैच्योर नर्सरी आपको मिलेगी। अगर आपने मैच्योर नर्सरी के प्लांट किए है तो आपको नेक्स्ट ईयर ही आपको फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, फ्रूटिंग कमर्शियल वे में नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको फ्रूटिंग कुछ प्लांट्स आपको देना शुरू कर देंगे, तो आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है मेरी फ्रूट साइज़ क्या आ रही है, क्या कलर का आ रहा है, कितनी मिठास उसके अंदर आ रही है। पर कमर्शियल वे में आप सेकेंड ईयर में सोच सकते हैं, सेकेंड ईयर से आपको कमर्शियली आपको फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो सेकेंड ईयर में लगभग अगर हम बात करें तो कितना एवरेज प्रोडक्शन? तो एवरेज अगर सेकेंड ईयर माने तो एक पोल जो है आपको लगभग 5 से 6 केजी आपको सेकेंड ईयर में देना शुरू कर देता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी केयर कर रखी है,
फर्टिलाइजर आपने अच्छा दे रखा है, आपने बहुत अच्छा मैनेज किया है, तो वो आपको 8 से 10 kg भी हो सकता है आपके पास। वो मैनेजमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर जी, मैनेजमेंट के वो वेरी करता है। मैं अच्छा करूंगा या नहीं करूंगा पता नहीं, आप अच्छा करें आप ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपने क्या किया मैंने क्या किया उस पर डिपेंड करता है। जमीन आपकी कैसी है, क्लाइमेट कैसा रहा, फंगस आई कि नहीं आई, उसमें सनबर्न हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्लांट हेल्दी है तो आपको सेकंड ईयर 10 किलो वो जो आपको देगा ही जी। लेकिन अगर प्लांट में कहीं सनबर्न हुआ है कि फंगस है कुछ आया है तो फिर आपकी फ्रूटिंग जो है सीजन में कम होगी। ओके तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी ये 4th टाइम की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो एक तो फर्स्ट टाइम में आपको जैसे आपने मार्केट ले गए इसे, तो मार्केट रेट क्या मिली उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। अभी आपको लगभग क्या रेट मिली? जब मैंने स्टार्टअप किया तो मैं 250 रुपये kg में मैंने इसको पहली बार सेल किया था। वो थोड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज लोग बागों ने उस वक्त तक क्या है जो वाइट जो पल्प होता है बिल्कुल में वो फीका होता है, लोगों ने वो टेस्ट कर रखा था। मगर अब बात करूँ उदयपुर के आसपास की तो लोगों ने खरीदने में काफ़ी हिचकिचा रहे थे कि यार ये तो टेस्टलेस होता है, लेकिन अगर मिलने वाला है तो कैसे मना करूँ, वो चीज़ चल रही थी। तो हमने फर्स्ट ईयर जो है फ्रूट हमने पूरा अपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने कोई चार्ज उसका नहीं किया ताकि लोगों को टेस्ट लगे क्या ये मीठा वाला फ्रूट है, ये वो वाइट वाला फ्रूट नहीं जो उन्होंने पहले खाया था। तो उनको अच्छा लगा, पसंद आया। तो हमको लगा हम जब सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर कमर्शियल में जाना है तो जब सेकेंड ईयर हमें फ्रूट है हमको बेचने में मुश्किल नहीं आई। लेकिन हमने स्टार्टअप उस वक्त किया था तो हमने फर्स्ट ईयर लाया था, हमने 250 रुपये kg में उसको बेचा। फिर हमने जब थर्ड ईयर उसमें नेक्स्ट ईयर में आए तब हमने इसको 250 से हमने 300 रुपये कर दिया इसको जी, और अभी इसको 350 रुपये kg के अंदर इसको बेच रहे हैं। ओके कि जैसे आपका ईयरली जो प्रोडक्शन आपको रहा है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिला प्रोडक्शन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी इस साल कितनी उम्मीद है वो आप थोड़ा सा बताइए कि भाई हमें ऑल ओवर कितना मतलब प्रोडक्शन मिला ईयरली? तो जैसे फर्स्ट ईयर तो जब लगाए थे हमने तो 100 किलो के आसपास हुआ था जी। सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट हम लोग को लगभग 500 किलो के आसपास हमने किया था। थर्ड ईयर जो है हम लोग लगभग वही 650-700 किलो के आसपास रहे थे। इस साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1000 प्लस क्रॉस करना चाहिए हमको पूरे सीजन के अंदर। ओके तो सर इसका जैसे आप इसको सेल कहाँ करते हैं? जैसे चीज़ देखते हैं कि जैसे कोई भी नया फार्मर किसी नई चीज़ की अगर हम फार्मिंग करते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि मार्केट की, कि भाई हम इसको सेल करेंगे कहाँ, कौन हमसे परचेज करेगा। तो आपको मार्केट आपका कहाँ है, कैसे आप सेल करते हैं उसके बारे में भी? तो मेरा जो बेसिकली मार्केट है वो जो हम मार्केटिंग सेल करते हैं जनरली ऑनलाइन करते हैं जी, चाहे अपना व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हमारे पे कुछ जी, प्लस मेरी वेबसाइट अपनी है जी, तो वेबसाइट के थ्रू भी हमें ऑर्डर आते हैं जी। जब इनिशियली जब मैं फर्स्ट ईयर सेल करना शुरू किया था तो हमें क्लाइंट ढूंढने में मुश्किल आती थी जी। कुछ जो नोन थे जिन्होंने हम टेस्ट कराया था उनको तो ले लिया जी, पर प्रोडक्शन था तो बेचना और किधर है ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो सेकंड ऑनवर्ड्स हमने नोन के थ्रू रेफरेंस के थ्रू आगे जाके सेल होते रहे, पर उसका हमने अपने कहा कि इससे काम चलेगा नहीं जी, अगर हम बल्क में जाना चाहते हैं तो हमें कुछ और स्टेप सोचने पड़ेंगे। तो फिर हमने सोशल मीडिया का यूज़ किया, सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई अपनी, तो वेबसाइट के ऊपर हम अपनी लिंक देते हैं तो उसमें हम ऑर्डर प्लेस करते हैं लोग बाग। सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम में सब जगह हम लोग अवेलेबल हैं जी। वहाँ पे अपने जैसे आज हमने मैसेज फ्लोट किया है ऑर्डर भी हम लोग आ जाएंगे तो शाम को हम इसको ऑर्डर को जो लोकल हैं उनको दे देंगे, और जो बाहर के ऑर्डर्स हैं हमको पैकिंग करके डिस्पैच कर देंगे रात को बस के थ्रू, तो वो कल सुबह उनका डिलीवर हो जाते हैं उनके पास में। लोकल के अलावा आप बाहर कहाँ सेल करते हैं? सर मैं यहाँ जैसे उदयपुर से देखें तो हम उदयपुर में यहाँ से जयपुर भेजता हूँ, कोटा में जाता है, जोधपुर जाता है, दिल्ली हम भेजते हैं, बॉम्बे हम भेजते हैं, अहमदाबाद भेजते हैं। तो जो नियर बाय जहाँ पे भी है कि जहाँ पे आप बाई ट्रांसपोर्ट 12 घंटे और 15 घंटे की रीच में अगर डिलीवर कर सकते हैं तो अभी हम आते हैं इसको पूरा बाई बस के थ्रू ट्रांसपोर्ट भेज देते हैं इसको। तो सर अब आप हार्वेस्टिंग करके दिखाइए कि जैसे अभी ये फ्रूट हमारा हार्वेस्ट के लिए हो चुका है, तो हम हार्वेस्टिंग करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, फ्रूट को में क्या देखेंगे, या फिर इसकी जब हम इसको ब्रांच से कटिंग करेंगे तो वो कैसे आप करेंगे वो भी आप थोड़ा सा? सर देखिए ये जनरली फ्रूट रेडी हो चुका करने के लिए, इसमें होता है क्या जिसमें एक वेन है बीच में सिंगल वेन, ठीक है। तो फ्रूट जब बनता है ना तो इस वेन में से एक नई वेन निकलती है, जैसे कांटा है ये एक नई वेन डेवलप हो जाएगी और कांटे में से फूल निकलता है और फिर वही फूल जो है इस तरह से बनता है जी। ये हो जाएगा। अब ये जो फूल है ये कल रात को खिल गया था, ठीक है। अब इसको लगेंगे पूरे 30 दिन फ्रूट बनने के अंदर, इस स्टेज में आने के लिए। अब 30 दिन बाद ये फ्रूट ऐसा बन जाता है। अब हम जो कट करना है हमको, तो ये जो वेन आ रही है इस वेन से देखेंगे तो ये इधर एक नई वेन निकली है जो फ्रूट को सपोर्ट दे रही है। तो हमें सिर्फ ये मेन ये ध्यान रखना, जब मेन जो वेन है ये नहीं कट हो। अब इसको साइड की जो वेन है अब इसको अपने कट कर लिया, तो ये की वेन थी अलग हो गई। अब इसमें क्या है जैसे ये अपने यहाँ से निकाल लिया जी, तो अब ये आपने कट कर रखा है क्योंकि फ्रूटिंग के लिए। अब यहाँ से बाकी जगह से इसके जो नई शूट्स हैं वो यहाँ से नई जगह से निकल जाएगी। यानी इसका जो फ्रूट नया फ्रूट आएगा वो यहाँ से निकलेगा। फ्रूट जब आते हैं कांटों से निकलते हैं, यहाँ से यही बनता है। इन कांटों से निकलेगा तो हमें इसकी जो मेन वेन है उसको कट नहीं करना है, साइड यहाँ से जो इसकी जो वेन आ रही है उसी को जब फ्रूट होगा उसको आपको वहीं से उसको कट करना ताकि आगे डैमेज नहीं हो।
ये यहाँ से किसान भाई आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइड से जो सिर्फ इसकी जो साइड से वेन निकले सिर्फ उसी को हमने कट किया है। ठीक है, तो अब ये जो फ्रूट है, अब अगर हम बात करें इसकी शेल्फ लाइफ की कि अभी हमने इसको हार्वेस्ट कर दिया है, तो कितने टाइम में हमें इसे मार्केट में पहुंचाना होगा ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो बनी रहे और फ्रूट ख़राब नहीं हो? ये जो फ्रूट है जी, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। ओके, जैसे आज ये फ्रूट तोड़ लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे इसकी लाइफ जो है 15 दिन के आसपास है। ओके, अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं जी, तो ये महीना 100 महीने तक ये फ्रूट ख़राब नहीं होता है। ओके, यानी कि इसको हम अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रखते हैं तो अगर 15 दिन में भी अगर हम मार्केट में पहुंचाएंगे तो ये खराब नहीं होगा। ये इसकी हमें पूरी रेट जो मिल जाएगी पूरी इसके अंदर, कोई इसमें इशू नहीं आता है। और अगर आपने फ्रिज में रख दिया है जी, तो आप ये कि एक में तो खराब नहीं होगा, लेकिन जब भी आप निकालें फ्रिज से जी, तो भी आपको उसको खाना है इसको। ओके, हाँ, निकालते ही फिर उसके जो वो टेम्परेचर आपको, हाँ, मतलब अप डाउन होगा उसके हिसाब से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर क्या होगा, फ्रिज में रखता है फिर गल जाएगा ये जी। तो आपने निकाला है तो आपको 2 घंटे 3 घंटे या उस दिन जी, आपको फिर इसको आपको कंज्यूम करना है। ओके, ये चीज़ हो गई, इसकी सारी मार्केट वगैरह की सारी चीज़ की हो गई। तो सर जैसे आपने फ्रूट भी हमें दिखा दिया है, आप हार्वेस्टिंग करके भी दिखाया, लेकिन अब मेन चीज़ आती है कि भाई हम इसकी अगर फार्मिंग करते हैं तो हमें इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। जैसे कि अगर हम एक पोल की बात करें तो एक पोल की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके बाद हमें उसके प्लांट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके साथ लेबर खर्च कितना आएगा, वो भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। अभी जो अगर आज के हम प्लान करें लगाने के लिए, तो अभी एवरेज जो पोल की रेट है वो 500 रुपये आसपास है। ओके, कहीं 500 के, 550 के, 550, डिपेंड करता है जगह के हिसाब से, पर हम 500 रुपये ब्रेक चलते हैं तो 500 रुपये के आसपास आपको पोल पड़ता है। ठीक है, प्लांट जो है वो 100 रुपये के आसपास एक आता है जी, तो एक पोल पे 4 प्लांट लगते हैं जी, तो 400 रुपये आपको चाहिए प्लांट के लिए, 500 रुपये आपको चाहिए पोल के लिए, ओके, प्लस लेबर आपको जो गड्ढा खोद के लगाने के लिए, तो आप मान लीजिए 50 रुपये गड्ढे खोद के पर पोल के हिसाब से वो है। जी, तो लगभग आप, और फिर जो ये टायर है, जी, ये मैंने टायर ले रखे हैं सेकेंड हैंड, पुराने यूज टायर्स हैं मोटरसाइकिल वाले, वो, और उस पर RCC की ये ऐसे सरी लगे के कुछ सपोर्ट देती है। जी, ये पूरा गड्ढा से लेके सब करने तक आपको लगभग 1000 रुपये का कॉस्ट आपको एक पोल की पड़ेगी। ठीक है जी। फिर ये हो गई लगभग 1000 रुपये की तो अपनी पोल लगाने की ये कॉस्ट हो गई। जी। ठीक है, फिर अपनी कॉस्ट आती है कि भाई 1 साल बाद हमें जब इसका प्रोडक्शन मिलेगा उस बीच में हमें इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। जैसे कि उसमें एक तो लेबर चार्ज आ गया कि हमें इसे, जैसे अभी आपका जो फार्म है इसको मैनेज करने के लिए आपको कितनी लेबर चाहिए, उसकी लगभग कितनी कॉस्ट आती है, और उसके फर्टिलाइज़र मैन्योर्स वगैरह जो भी है उसकी लगभग हमें कितनी कॉस्ट। बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत वैसे है नहीं जी। अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी मैं हूँ, मेरा एक लेबर है जी। हम 2 डेली काम कर, अगर आप जो फार्मर खुद काम कर रहा है जी। तो आपको लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। जी। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपको लेबर चाहिएगी। जी। तो अभी जनरली हमारे पास हम 2 जने कर रहे हैं, प्लस एज पर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है ज़्यादा, हम लेबर टेम्परेरी हायर कर लेते हैं। जी। हमें जितने की लेबर चाहिए उतने हायर कर लेते हैं और बाकी हम 2 जने इसको पूरा मैनेज करते हैं। ओके। प्लस ज़्यादा अभी हमने क्या, काफ़ी हमने मशीन्स भी ले ली है। जी। खास करके घास साफ करने की मशीन है, जी। प्लाउ करने की मशीन है, उससे आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। जी। लॉन्ग रन में अगर आप किसी फार्मर को सक्सेसफुल होना है जी। और अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ानी है जी। तो उसको मशीन पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके। क्योंकि लेबर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेबर की आपके बहुत लग रहे हैं, जी। कॉस्ट उनकी हाई है, जी। तो वो आप पे करोगे तो आपकी मार्जिन कम हो जाएगी। जी। तो जैसे ब्रश कटर मशीन है, ब्रश कटर मशीन से अगर आप इसे घास क्लीन करते हैं जी। तो 100 रुपये के पेट्रोल के अंदर आप 1 बीघा खेत आप साफ कर लेते हैं। जी। और 1 या 2 घंटे के अंदर। जी। तो आप लेबर लगाते हैं, 10 लेबर आपको एक दिन में खत्म नहीं कर देगी। जी। तो जो 3000 की कॉस्टिंग आ रही है वो आपकी 100 रुपये कम हो जाती है। जी। तो वो आपको बेनिफिट हो जाता है। आप धीरे धीरे लेबर आप मिनिमम रखें, जी। प्लस आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी बेसिक मशीन्स में करें जी। ताकि वो हमेशा आपको काम आती रहेगी और मल्टीपर्पज आपको काम आती रहती है। ओके, ये बात हो गई अपनी कॉस्टिंग की। तो अब सर जैसे ये चीज़ में लास्ट में हम ये और जानना चाहेंगे कि अगर जैसे कोई फार्मर फार्मिंग करना चाहे तो जो आपका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ें जो हमने बताई उसके अलावा किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इसकी फार्मिंग को सक्सेस करने के लिए, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। जैसे कि प्लांट सिलेक्शन के बारे में आपने बता ही दिया है, वो इस तरीके की और कोई टिप्स? तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है इसको करने के लिए जब तक फार्मर खुद इन्वॉल्व हो सकता है जी, उसी को खेती करनी चाहिए, क्योंकि महंगी खेती है। जी। अगर आप 1 बीघा की हम जैसे बात करें तो 1 बीघा में लगभग 250 से 300 पोल लगते हैं। जी। और जैसे मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये एक पोल पे लगता है तो आपका 3 लाख खर्चा आ गया। जी। 3 लाख रुपये खर्च एकदम लगाना हर फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, प्लस उसको रिटर्न आपको 2 साल बाद शुरू होगा ना। जी। तो वो फार्मर जो खुद काम टाइम देगा खेत पे वो करेगा तो सक्सेसफुल है, पहली चीज़। दूसरी, जब भी आप ये प्लांट लगाएं जी, ये कोशिश करें कि प्लांट मैच्योर
कटिंग होनी चाहिए जी और किसी नर्सरी से लें तो आप पहले पता कर लें अच्छी तरह से, जी या फिर जो कोई फार्म लगा हुआ है जी आप उनसे जाकर डायरेक्ट कर पालें, क्योंकि आपको क्या होगा कि आप लाइव देख सकते हो कि प्लांट कितना बड़ा है, कितना मैच्योर है, कितनी फ्रूटिंग आ रही है। ओके तो आपको इजी होता है कि हाँ ये फ्रूटिंग में फार्म में फ्रूटिंग आ रही है, यहाँ के जो प्लांट की कटिंग होगी वो मैच्योर होगी, जी तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको फ्रूटिंग शुरू होती है। ओके नर्सरी में से कोई गारंटी आपको जनरली होती नहीं है, जी जब तक नर्सरी रिलायबल नहीं है या आपका नोन नहीं है जो आपको सही चीज़ दे सकता है। जी आज नोन जगह जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है ऊपर नीचे, तो आप जनरली कोशिश करें अच्छे उससे कॉन्ट्रैक्ट से परचेज करें जी या अच्छे फार्म से परचेज करें। ओके तो अभी जैसे एक आपने प्लांट्स के बारे में बताया, तो आपने अपने जो प्लांट्स है ये कहाँ से परचेज किए थे? तो ये मैंने इनिशियल जो फार्म ये प्लांट्स है ये मैंने गांधीनगर से मंगाए थे। जी तो श्रीनाथ नर्सरी करके हैं, मिस्टर सुनील जी वहाँ पर है, जी तो सुनील जी के थ्रू मैंने ये प्लांट मंगाए थे। बंदा ठीक है, जी अच्छे इंसान है, जी तो वो उन्होंने इनिशियल गाइड का भी मुझे किया था लगाने के लिए भी, जी और आप उनसे ले सकते हैं। जी तो अभी सर जैसे अगर हम 1 एकड़ में प्लांट्स की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग अपने कितने पौध लगेंगे? सर 1 एकड़ में लगभग आप मान के चले कि आपके 1200 से 1500 पोल आप लगा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, 1500 पोल लगाते हैं और एक पोल का हमें लगभग 1000 रुपये का 1100 रुपये खर्च आता है। ठीक है, तो लगभग 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक का हमें मतलब 1 एकड़ में अपनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए और आपने जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाइयों आपने देखा कि किस तरीके से आप अपना जो ड्रैगन फ्रूट है उसकी फार्मिंग कर सकते हैं और न सिर्फ फार्मिंग कर सकते हैं बल्कि फार्मिंग करके एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।